हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। आई एम अंकित। आज मैं नई ब्रांड ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्यूटोरियल सेशन है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्या होता है, क्यों हम रिक्वायरमेंट हुई नेक्स्ट जेएस को पढ़ने के लिए। राइट। और हम इससे किस तरीके की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में रिएक्ट जेएस के बारे में समझा था। राइट। कि रिएक्ट जेएस हमारे पास क्या थी। रिएक्ट जेएस सिंपली हमारे पास एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग थी, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी वेब एप्लीकेशंस के यूआई पार्ट को डेवलप कर सकते हो। मींस फ्रंट एंड पार्ट को। राइट। अब अगर आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग डेवलप करना होता, लाइक एपीआई राइट करना होती थी, तो आपको उसके लिए नोड जेएस या अदर सर्वर साइड स्क्रिप्ट का आप यूज करते थे। देन आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर पाते थे। राइट। और दूसरी चीज क्या थी कि रिएक्ट जेएस अपने आप में क्या है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है। राइट। जो सिर्फ मॉडल व्यू कंट्रोलर लाइक एमवीसी के सिर्फ व्यू पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। राइट। मींस अपने आप में एक सिंगल लाइब्रेरी है। राइट। फॉर क्रिएटिंग द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ फ्रंट एंड पार्ट ऑफ योर एमवीसी आर्किटेक्चर। राइट। तो अब हमारे पास क्या आती है कि हमें कोई एक ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए था जिसके बिहाफ पे हम एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस को बना सकें। राइट। अब मार्केट में हमारे पास और भी कई अदर फ्रेमवर्क्स थे। राइट। अगर हम बात करें एंगुलर की, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम रिएक्ट पे एप्लीकेशन बना चुके हैं। तो अब हम दूसरी जगह या दूसरे अदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी में हम नहीं जाना चाहते थे। राइट। अब हम चाहते हैं कि रिएक्ट जेएस का ही यूज करके हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क मिले जो कि एक कंप्लीट पैकेज हो, जिसके बिहाफ पे हम प्रोडक्शन रेडी पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें। राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, एक नई एप्लीकेशन हमारे पास क्रिएट हुई जिसको वर्सेल नाम की कंपनी ने बनाया। उसका नाम रखा नेक्स्ट डॉट जेएस। बेसिकली नेक्स्ट डॉट जेएस जो है हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है। राइट। जो कि आपके पास कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस में हमारे पास कोई भी अदर थर्ड पार्टी हम लोगों को लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। लाइक अगर हमें राउटिंग इम्प्लीमेंट करना है, राइट, तो हमें रिएक्ट राउटर पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता था। अगर हमें उसके अंदर डेटा को मैनेज करना है, डेटा को स्टोर करना है, उसकी स्टेट को मैनेज करनी है, तो हमें रिडक्स का यूज़ करना पड़ता था। उसको भी एज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमें उसे ऐड करना पड़ता था अपनी एप्लीकेशंस में। राइट। तो हमारे पास क्या था, मल्टीपल, अगर हमें कोई मिडिल वेयर यूज करना है, लाइक हमें एपीआई कनेक्टिविटी के लिए, लाइक सागा थंग, तो वो भी हमको जो है एज अ थर्ड पार्टी उसे इंस्टॉल करना पड़ता था। राइट। तो हमारे पास ये क्या है, एक सिर्फ सिंगल एक लाइब्रेरी है। राइट। जो यूएक्स पार्ट डेवलप करने के लिए प्रोवाइड की गई है। राइट। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें नेक्स्ट जेएस की, राइट, इसलिए हम लोग मूव किए क्योंकि नेक्स्ट जेएस हमें एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे हम एक पूरी कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम जो है नेक्स्ट है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल है रिएक्ट जेएस का। राइट। इसको वर्सेल नाम की, वर्सल ने इसे डेवलप किया है। राइट। तो सिंपली अगर हम बात करें नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको अभी बता ही दिया कि लाइब्रेरी हमारे पास क्या है, एक सिंगल पैकेज है, जबकि फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस हैं जो आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। राइट। मींस अगर हम बात करें तो एक फ्रेमवर्क के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड हो सकती हैं। लाइक अगर हम नेक्स्ट जेएस की बात करें तो नेक्स्ट जेएस के अंदर रिएक्ट लाइब्रेरी है, राइट, रिएक्ट डॉम है, आ, आपके रिएक्ट राउटर है, रिडक्स है, राइट, एंड मैनी मोर। राइट।
तो ये नेक्स्ट जेएस है, ये टोटली हमारे पास रिएक्ट पे बेस्ड है। इट मींस जो भी आप कोड लिखोगे वो टोटली पूरा कौन सा होगा, रिएक्ट। मतलब रिएक्ट में जिस तरीके से आपने कंपोनेंट को राइट किए हैं, ठीक है, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट, आपने हुक्स यूज किया है, स्टेट यूज किया है, स्टेट मैनेजमेंट, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होंगी, रिएक्ट की होंगी, राइट। सिंपली हमारे पास, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपने अभी तक जो भी रिएक्ट पढ़ा था वो सारा आप जो है नेक्स्ट जेएस में यूज कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए इसको नेक्स्ट लेवल मैंने बोला, रिएक्ट का नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसको वर्सेल ने डेवलप किया था। ठीक है, ये बेसिकली नेक्स्ट जो जेएस है ये जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट और रस्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो नो डाउट अगर जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रस्ट में लिखा गया है तो ये तीनों ही स्क्रिप्टिंग को इनबिल्ट सपोर्ट करता है, राइट। तो बेसिकली इसका, इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, सर्वर साइड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, रिएक्ट। यानी अभी तक आप रिएक्ट में सिर्फ क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाते थे, पर आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट के साथ साथ सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास क्या एडवांटेज है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाइंट साइड को भी सपोर्ट कर रहा है और सर्वर साइड को भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसमें एक हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाओगे जो कि आपके पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करेगा और सर्वर साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करेगा। सो बेसिकली नेक्स्ट जेएस है वो आपके कॉम्बिनेशन है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, सर्वर साइड रेंडरिंग का, राउटिंग का, कैशिंग का एंड मैनेजिंग पेजेस एंड लॉट्स मोर। मींस ये कॉम्बिनेशन है कि आप इसमें क्लाइंट साइड भी रेंडर करा सकते हो, इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी यूज कर सकते हो, इसमें इसमें राउटिंग भी यूज कर सकते हो, कैशिंग भी, और पेजेस को मैनेज भी कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें हैं। इट मींस कि इस सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। राइट, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें नेक्स्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम सिंपली, अगर हम इसकी वेबसाइट पे भी चलते हैं तो इसकी जो ओरिजिनल हमारे पास वेबसाइट है nextjs.org, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। ठीक है, इसमें इन्होंने खुद ही कंपनी ने बोला हुआ है, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन, राइट। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो किस पे बेस्ड है, रिएक्ट पे बेस्ड है, राइट। और इसे फ्रेमवर्क बोला है क्योंकि ये रिएक्ट के साथ साथ और भी अदर लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन है, लाइक रिएक्ट डॉम, रिडक्स, राउटर, राइट। तो बहुत सारी, तो एक आपके पास कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इट मींस ये आपके रिएक्ट का क्या है, कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन रेडी बनाता है। इट मींस कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे डाल रहे हो, राइट। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, सारी चीजें पहले, क्योंकि आप जब कभी भी रिएक्ट के एप्लीकेशंस को बनाते थे तो वो क्या होती थी, केवल एक सिंगल लाइब्रेरी होती है जिससे आप यूआई बनाते थे। ठीक है, आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं लिख पाते, उसके अंदर एपीआई नहीं लिख पाते थे, पर इसके अंदर सारा कंबाइन करके आप पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हो। और प्रोडक्शन रेडी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आप कैशिंग करते हो ताकि फास्ट सर्चिंग हो सके, फास्ट आपका पेज हमारे पास रेंडर हो सके, तो वो सारी कैपेबिलिटीज और सारी मींस आप वेब पैक यूज करते थे। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, सीएसएस की बंडलिंग कर सकते थे, फाइल की बंडलिंग कर सकते थे, राइट। तो जितनी भी हमारे पास चीजें रिक्वायरमेंट होती है आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो सारा चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए इसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताया गया है जो कि आपकी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमें रिएक्ट नेक्स्ट जेएस की क्यों क्यों जरूरत पड़ी। अभी मैंने बताया ही आपके पास कि रिएक्ट जेएस से हम नेक्स्ट जेएस पे क्यों मूव किए। तो अब आगे चलते हैं कि ठीक है, ऐसी और भी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस की, और नेक्स्ट जेएस के फीचर्स क्या हैं। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं प्री रेंडरिंग की, ठीक है, प्री रेंडरिंग का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास एप्लीकेशंस, राइट, कि अगर आपने रिक्वेस्ट दी, ठीक है, साइट पे डाला, मान लो react.js.org, राइट। तो प्री रेंडरिंग यहाँ पे टू टाइप्स की
ठीक है, नेक्स्ट जेएस में पॉसिबल है। राइट। अब हमारे पास रिएक्ट में क्या होता था कि रिएक्ट में हमेशा जो भी रेंडरिंग होती थी वो केवल और केवल क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती थी। इट मींस कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते थे सर्वर पे, सर्वर उसे प्रोसेस करके ब्राउजर को देता था और ब्राउजर फिर आपके पास क्लाइंट साइड आपका रेंडर करता था। राइट। अब प्री रेंडरिंग में क्या होगा कि प्री रेंडरिंग में आप दो तरीके से आप यहाँ पे डेटा को रेंडर करा सकते हो। पहला हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिक साइट जनरेशन। स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, कंपाइल करोगे, उसी टाइम पे ये क्या करेगा, आपके पेजेस को, कंपोनेंट्स को स्टैटिकली जनरेट करके रख लेगा। और जब भी आप उस पेज को रन कराओगे तो वो आपके स्टैटिक पेजेस को रेंडर करा देगा। राइट। मतलब कि क्या होगा कि हर एक रिक्वेस्ट पे आपके पास एक नया जनरेट नहीं करेगा, बल्कि ऑलरेडी जो बिल्ड टाइम पे जनरेट करके पेजेस रखे हुए हैं, स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस, उन्हीं को रेंडर कर देगा। ठीक है। डेट इज कॉल्ड स्टैटिक जनरेशन। राइट। तो अगर आप नेक्स्ट जेएस में बनाओगे तो जब भी आप बिल्ड करोगे, मान लो आपने क्या npm रन डेव, तो npm रन डेव किया आपने, तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा। तो जब बिल्ड करेगा तो ये एक डॉट नेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाता है और उसके अंदर कैस्ट वर्जन रख लेता है आपकी एप्लीकेशन का। राइट। तो जब भी आप एप्लीकेशन को रन कराओगे लोकल होस्ट पे या कहीं पे भी, तो वो आपके कैश में आपके पास डॉट नेक्स्ट नाम के फोल्डर में जो भी उसने स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस रखे हुए हैं उसको वो रेंडर करा देगा। राइट। तो इससे क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। राइट। जो एप्लीकेशन की स्पीड फास्ट होगी तो आपके पास क्या होगी, एप्ली तो यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है। यूजर को मजा आएगा काम करने में। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी चीज है, मान लो आप अपने लैपटॉप पे ही काम कर रहे हो और लैपटॉप में आपने कोई मान लो कहीं पे क्लिक किया और वो रिस्पॉन्स लेने में वो या ओपन होने में टाइम लग रही है एप्लीकेशन को, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव कर जाओगे। आप कहोगे ये लैपटॉप सही नहीं है। ठीक है। आप कहोगे मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्लो है। राइट। तो उसी तरीके से जब आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, वो लेट रिस्पॉन्स देगी, प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगी, ठीक है, लोड होने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। राइट। मतलब कि आपका जो ट्रैफिक था जो हमारी वेबसाइट का, वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला गया। राइट। मतलब आपका कस्टमर जो आपकी वेबसाइट पे था, काम कर रहा था, उसने आपकी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा स्लो थी। राइट। तो स्टैटिकली जनरेशन ने क्या किया, ऑलरेडी बिल्ड करने के टाइम पे स्टोर करके रख लिया डेटा को कैशे में, और जब भी यूजर ने ओपन करना चाहा और उसने कैशे वर्जन उठा के ब्राउजर पे डायरेक्टली लोड कर दिया। राइट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन की स्पीड इंप्रूव हुई। तो जब भी कोई भी यूजर आपके साइट के कंटेंट को सर्च करना चाहेगा तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और डायरेक्टली आपके पेज के डेटा को लोड कर देगा। तो इस तरीके से वो एसईओ फ्रेंडली भी आपकी वेबसाइट होगी। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट। दूसरा हमारे पास रेंडरिंग में बात आती है सर्वर साइड रेंडरिंग्स। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा, एक्सेस करेगा, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर पे ही वो आपकी साइट को रेंडर कर सर्वर पे ही आपकी वेबसाइट को वो HTML जनरेटेड पेजेस बना देगा और आपको क्या करेगा, सेंड करेगा। मींस क्लाइंट साइड पे वो हमारे पास स्टेटिक जनरेट नहीं होगा, वो सर्वर साइड पे ही HTML पेज जनरेट हो जाएगा और आपके ब्राउजर पे वो डायरेक्टली क्या होगा, रेंडर होगा। राइट। तो उससे भी आपका क्या होगा, जो आपके क्लाइंट साइड पे जाके जो जनरेशन वाला काम था वो बच जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो फास्ट रेंडर होगी। राइट। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट जीएस की जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू रिएक्ट जेएस। राइट। अगर हम बिल्ट इन सीएसएस सपोर्ट की बात करें तो रिएक्ट जेएस में हम लोग
ने क्या किया था कि हम लोग सेपरेट सीएसएस फाइल्स बनाए थे, उनको भी हमने इंपोर्ट करके देखा था, राइट। हम लोगों ने सीएसएस मॉड्यूल्स को भी यूज करके देखा था। सीएसएस मॉड्यूल्स हम बना सकते थे लाइक बटन डॉट मॉड्यूल डॉट जेएस, राइट। तो उस मॉड्यूल्स का भी इसमें इनबिल्ट सपोर्ट है, मॉड्यूल सीएसएस का। और हमने देखा था सीएसएस इन जेएस फाइल, आप डायरेक्टली इनलाइन सीएसएस लिख सकते थे, राइट। आप सेपरेट स्टाइल्ड कंपोनेंट बना सकते थे, उस स्टाइल्ड कंपोनेंट को आप यूज कर सकते थे, राइट। तो नेक्स्ट जेएस भी आपके पास इनबिल्ट सीएसएस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात करें कि इसके अंदर हम लोग बेटर इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से कि बेसिकली अगर हम लोग अगर एचटीएमएल में यूज करें तो एचटीएमएल में हम लोग आईएमजी टैग यूज करते थे, ठीक है, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि इमेज कंपोनेंट एक इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट स्लैश इमेज नाम से, राइट, दिस वन, नेक्स्ट स्लैश इमेज, राइट। तो जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप नेक्स्ट जेएस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि पूरी एप्लीकेशंस के लिए भी फॉन्ट को डिफाइन कर सकते हो, और आप पेज टू पेज मींस एवरी कंपोनेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। और आपके पास इसमें और भी फैसिलिटी है कि जिसके बिहाफ पे आप अपने फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो इसमें नेक्स्ट जेएस डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, नेक्स्ट जेएस डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, जिसमें आप अपने फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन को ट्रू या फॉल्स करके ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, राइट। ठीक है, जीरो सपोर्ट। जीरो सपोर्ट का मतलब क्या है, जीरो सेटअप का मतलब क्या है? तो बेसिकली जीरो सेटअप का मतलब ये है कि आप क्या कर, जैसे रिएक्ट में हम लोग के पास दो ऑप्शन थे, या तो आप मैनुअल सेटअप करो या फिर ऑटोमेटिकली सेटअप करो। वहां पे हम क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते थे बिना ही कोई एक्सटर्नल मैनुअली इंस्टॉलेशन के, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जीरो सेटअप के थ्रू, मींस यहाँ पे भी आपको प्रोवाइडर लाइक क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरह क्रिएट नेक्स्ट ऐप, राइट, जिसमें आप इंस्टॉल करोगे तो जितनी भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, डिपेंडेंट पैकेजेस हैं, वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। लाइक अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी, ESLint आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ESLint क्या है? ESLint बेसिकली एक टूल है, ठीक है, जिसकी जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, राइट, आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो तो कोड लिखते वक्त जो भी आपके पास सिंटैक्टिकल एरर आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उनको क्या करता है, फिक्स करता है। तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस के 11 वर्जन से ESLint इनबिल्ट सपोर्ट है। अगर हम रिएक्ट में बात करें तो रिएक्ट में आपको ESLint सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है एक प्लगइन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 11.0 वर्जन के बाद से अगर आप नेक्स्ट जेएस का 11.0 वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको इनबिल्ट मिलेगा, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक फाइल सर्विंग क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक पब्लिक फोल्डर बनता है जिसके अंदर आप इमेजेस वगैरह और पब्लिक फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास नॉर्मली स्लैश रूट फाइल स्लैश के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। नाउ राउटिंग। तो बेसिकली रिएक्ट डॉट जेएस में हम लोग राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर पैकेज यूज करते थे, राइट, जिसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, ठीक है, एक यूआरएल को कंपोनेंट के साथ, राइट। वो यूआरएल का पैटर्न अगर हम स्पेसिफाई करते थे अपने ब्राउजर पे तो उससे अटैच जो भी कंपोनेंट होता था उसको वो रेंडर करता था। पर नेक्स्ट डॉट जेएस में क्या है, नेक्स्ट डॉट जेएस में फाइल बेस्ड राउटिंग है, राइट। क्लियर, इस तरीके का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारे पेजेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास रेंडर होते हैं। इसमें और खास बात यह है कि हम लोग यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग भी यूज कर सकते हैं। डायनेमिक राउटिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पेज का जो नाम होगा वो क्या होगा, डायनेमिकली क्रिएटेड होगा। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लिया यहाँ पे कोई पोस्ट है, राइट, पोस्ट की हमारे पास क्या होगी,
कई सारे, जैसे मान लो ब्लॉग है, ब्लॉग हम पोस्ट करते हैं, तो ब्लॉग की पोस्ट करेंगे तो हर एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, ठीक है, जो बैकएंड से जनरेटेड होगी, राइट। तो उस तो वो जो बैकएंड से जो जनरेट हुई है वो हमको नहीं मालूम है कि वो आईडी क्या होगी। तो यहाँ पे जो पेज का नाम है, राइट, वो हमारे पास क्या है, डायनेमिक जनरेटेड नाम होगा, राइट। तो जब भी हम लोग पेज को रेंडर कराएंगे तो जो भी हम पीआईडी, मान लो कि पोस्ट है, राइट, अब हमें किसी पोस्ट को देखना है तो वहां पे पोस्ट का एक लिंक बना होगा, उस पोस्ट पे मतलब क्या होगा, क्वेश्चन है मान लो, तो क्वेश्चन पे अगर आप हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो उसकी जो आईडी होगी, ठीक है, वो आईडी मान लो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा पेजेस स्लैश पोस्ट स्लैश 1.js, राइट। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड पेज को रेंडर करा देगा, राइट। उसके लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक राउटिंग को सपोर्ट करता है। इंडिविजुअल हम लोग सेशन में सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, राइट। दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है, एक और मेन फीचर है, ठीक है, जो हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है बेसिकली। तो ये हमारे पास एपीआई राउट्स, तो एपीआई राउट्स के भी पे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डॉट जेएस में एपीआई भी बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे एपीआई भी क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड भी कॉम्बिनेशन हमने देखा, सर्वर साइड भी कॉम्बिनेशन देख लिया, एपीआई राइट्स के थ्रू हम एपीआई बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखिए इतनी सारी लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन तो है ही, ये फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क खुद ही कहता है कि भाई जितनी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसको आप यूज करिए। अगर उसके अलावा भी आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए तो आप थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह यूज कर सकते हो, उसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इस पे पैकेजेस को ऐड कर सकते हो। रेडी फॉर प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया है कि आप प्रोडक्शन के लिए जितनी भी एप्लीकेशन को बनाने के बाद जितनी भी हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हमारे पास फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसलिए इसे रेडी फॉर प्रोडक्शन बोला गया। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्री रेंडरिंग जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रिएक्ट जेएस का, ये टू टाइप की होती है, स्टैटिक जनरेशन एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट जनरेशन। तो स्टैटिक जनरेशन जो होती है वो हमारे पास बिल्ड टाइम पे क्रिएटेड होती है, उसकी एचटीएमएल, ठीक है, जिसको हम लोग हर एक रिक्वेस्ट पे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस होंगे वो एक सीडीएन के द्वारा कैश किए जाएंगे, और बिना कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के हमारे एप्लीकेशन को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया आपको, जब भी आप बिल्ड करोगे, मान लो npm रन डेव करते हो आप, ठीक है, तो ये एक डॉट नेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाता है और उसमें सारे पेजेस को स्टोर कर देता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो नेट डॉट नेक्स्ट जेएस से ही आपके पेज को लोड कर देगा, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन किस टाइप की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड पेजेस बना सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट और पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड मेनी मोर, राइट। सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करें तो इसमें जो भी रिक्वेस्ट आप दोगे, तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में सर्वर पे ही एक HTML जनरेट हो जाएगा। इट मींस कि अभी रिएक्ट जेएस में क्या होता था कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट जाती थी वो सर्वर उसे रिस्पॉन्स करके रिटर्न कर देता था, और क्लाइंट साइड पे ही उसका HTML जनरेशन होता था। अब क्या होगा कि सर्वर साइड पे ही वो उसका HTML जनरेशन दे देगा आपको, और क्लाइंट साइड पे ब्राउजर क्या करेगा, जो जनरेशन का टाइम था वो बच जाएगा, वो डायरेक्टली HTML को अंडरस्टैंड करके उसे रेंडर करेगा। अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी समझना चाहें, तो अगर हमारे पास हम रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी कोई भी रिक्वेस्ट करते थे, सर्वर हमें प्रोसेस करके रिजल्ट रिटर्न करता था, तो हम लोग क्या करते थे, बैबल के थ्रू, ठीक है, उसको ट्रांसपाइल करके, राइट, तो हम लोग उसको लोड कराते थे। अब क्या होगा कि सर्वर से ही ऑलरेडी हमारे पास वो ट्रांसपाइल होके HTML फॉर्म में आएगा, राइट। तो इसलिए वो क्या करेगा, तुरंत के तुरंत उसको बिना कोई प्रोसेस किए हुए ब्राउजर उसे लोड करा देगा, तो आपकी रेंडरिंग क्या होगी, फास्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। अगर हम
एक बार और करें देखें कि हमारे पास अगर हम एग्जैक्टली बोलना चाहें कि रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं डायरेक्टली। तो हमने सबसे पहले बात किया कि हमारे पास रिएक्ट जेएस जो है एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसपे हम लोग सिर्फ यूआई क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जबकि नेक्स्ट जेएस जो है एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, जिसमें आप यूआई यूआई भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस बैकएंड पे एपीआईज भी राइट कर सकते हो, राइट। रिएक्ट जेएस जो आपके पास सिर्फ क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग सपोर्ट करता है कि यानी कि पेज जो भी रेंडर होगा वो क्लाइंट साइड पे होगा, जबकि नेक्स्ट जेएस आपके क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों को सपोर्ट करता है, राइट। चूंकि ये रिएक्ट जेएस पे ही बेस्ड है, राइट, सारा कोड आप रिएक्ट में ही लिखोगे, तो इसलिए ये क्लाइंट साइड को भी सपोर्ट करता है और सर्वर साइड को भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि रिएक्ट जेएस में जो भी एप्लीकेशन बनेगी वो इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट जेएस के स्लो होती हैं, राइट। जबकि नेक्स्ट जेएस में हमारे पास क्या है कि क्लाइंट साइड भी सपोर्ट कर रहा है और सर्वर साइड एप्लीकेशन भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो कंपेरेटिवली क्या होती है रिएक्ट के काफी ज्यादा फास्ट होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि रिएक्ट जेएस में हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो केवल क्लाइंट साइड सपोर्टेड होगी, जबकि नेक्स्ट जेएस में हमारे पास क्या होगी, सर्वर साइड सपोर्टेड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस में, जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों को सपोर्ट करेगा, राइट। यानी कि जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमें यहाँ पे डेटा को, इस पेज के डेटा को हमें क्लाइंट साइड रेंडर कराना चाहिए, राइट, तो वहां पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग करेंगे, और जहां पे हमें लगेगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग से हमारा कंटेंट फास्ट हो रहा है, हमें सर्वर से रेंडर करा के डेटा चाहिए, तो वहां पे हम सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बना पाएंगे, जो कि आपके पास हर एक तरीके के प्लेटफॉर्म और पे सपोर्ट करेगा, चाहे वो आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, चाहे आपके पास मोबाइल हो, राइट, सभी जगह हमारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि हमारे पास एक, अगर आपको डायरेक्टली जो देखने को मिलेगा, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा ये कि जब भी हम रिएक्ट जेएस को एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, मान लिया सपोज क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, तो आपको उसमें पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल प्रेजेंट होती है, राइट, जो आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन को मैनेज करती है। जबकि नेक्स्ट जेएस में जब भी आप क्रिएट नेक्स्ट ऐप के थ्रू आप अगर आप क्रिएट करते हो, तो या मैनुअली भी आप कॉन्फ़िगर करते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो वहां पे इस तरीके की कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या जनरेटेड नहीं होती है पब्लिक फोल्डर के अंदर, क्योंकि जब भी आप रन कराते हो तो ये अपने नेक्स्ट जेएस अपने अकॉर्डिंग इसका कंपाइलर क्या होता है, एच टी एम एल फाइल एक जनरेट करता है जिस तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्या था, मेन डिफरेंस था बिटवीन रिएक्ट एंड नेक्स्ट.js, राइट। तो अब हमारे पास बात आती है प्री रिक्वेस्ट क्या है, तो इसके लिए सिंपली वही आपको एच टी एम एल मीन्स एच टी एम एल प्लस HTML5, राइट। अगर हम CSS की बात करते हैं तो CSS भी कंप्लीट आनी चाहिए, CSS प्लस CSS3, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक्मा स्क्रिप्ट 6 की, ES6 की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ES6 प्लस आगे के वर्जन, राइट, 2015 प्लस। एंड देन रिएक्ट जेएस फंडामेंटल, लाइक कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरह के कंपोनेंट बनाते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, राइट, ये सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस पे ही बेस्ड हमारे पास फ्रेमवर्क है, पूरा कोड हम रिएक्ट पे लिखेंगे, राइट। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रिएक्ट जेएस को पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है ना, मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, अंकित टेक क्लासेस, और यहाँ पे आप डायरेक्टली रिएक्ट के कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, रिएक्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक। और राउटिंग के लिए भी अलग से मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट हुक्स के लिए अलग से बना रखा है, एडवांस रिएक्ट के टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है, और बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिएक्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो,
राइट? तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है अंकित टेक क्लासेस। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आपने सीखेंगे किस तरीके से हम नेक्स्ट जीएस को सेटअप कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी एक फर्स्ट नेक्स्ट जेएस ब्रांड न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।